नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में हम आपको धर्म और जाति वाला क्लेश दिखाएंगे। सबसे पहले बात वक्फ बिल पर क्यूआर एजेंडे की। वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए या नहीं, इसको लेकर देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल भी है, वो आज हम सत्ता में समझाएंगे। शिमला में एक नई मस्जिद पर धर्म क्लेश भी शुरू हो गया है। संजौली के बाद कसुमपट्टी में अवैध मस्जिद पर बड़ा बवाल हुआ है। आरोप है कि जमीन ली गई घर बनाने के लिए, लेकिन अब उसमें मस्जिद चलाई जा रही है। इस खबर पर भी विरोध वाली चिंगारियों से भरी एक रील है। यूपी में एनकाउंटर के बाद अब नियुक्तियों में जाति वाला सियासी एंगल ट्रेंड कर रहा है, और इसकी वजह है अखिलेश यादव का एक बयान। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप क्यों लगाया कि यूपी में 100 में 100 अपनों की नियुक्ति हो रही है, ये भी देखेंगे। एक बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। कुश्ती के बाद अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस की टीम से सियासत के अखाड़े में आ गए हैं। आज केसी वेणुगोपाल ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद विनेश ने कैसे बीजेपी पर कुछ बयानों वाले पंच लगाए, वो देखेंगे। आज अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें 5 लाख नए रोजगार देने और कॉलेज छात्रों को हर वर्ष 3,000 रुपए का यातायात भत्ता देने समेत कई वादे हैं। शाह ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है और कभी नहीं लौटेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी जानकारी भी है। आरोप है कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीड़ित डॉक्टर की हत्या के बाद अपराध स्थल के आसपास अर्जेंट रेनोवेशन का आदेश दिया था और रेप मर्डर के अगले ही दिन एक बैठक भी की थी। पेरिस से भारत के लिए शुभ समाचार वाला मॉनसून जारी है। अब पेरिस पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप के इवेंट में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस तरह से भारत अब तक पेरिस पैरालंपिक में 26 मेडल जीत चुका है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आज सत्ता के मेन्यू में कई दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस क्लेश की बात करेंगे जो धर्म के साथ जाति पर शुरू हुआ है। इसमें बहुत चिंगारियां हैं और कई गंभीर सवाल हैं। हमने न्यूज मित्रों के लिए आज 2 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी उस क्यूआर कोड वाले एजेंडे पर आधारित है जो वक्फ संशोधन बिल पर चलाया जा रहा है। इस पर देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी हैं। जबकि दूसरी कुंजी उस जाति वाले क्लेश पर है जो यूपी में एनकाउंटर के बाद सरकारी नियुक्तियों पर शुरू हुआ है। सबसे पहले खबर है कैसे क्यूआर कोड की, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये क्यूआर कोड वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए देश के मुसलमानों से राय ली जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाना चाहिए या नहीं। इस सर्वे की शुरुआत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से की गई है, लेकिन इसमें खेल कहां पर है, इस पर हम आपको बाकायदा एक डेमो भी करके दिखाएंगे। पर पहले ये पूरी खबर समझ लेते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर मुसलमानों की राय के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वक्फ बिल पर खुलकर अपनी राय दें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो इसमें पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विचार लिखा हुआ आता है, जो वक्फ बिल के विरोध को लेकर है, और इसे पहले से ही राय वाले ईमेल में फीड किया गया है। इसके बाद लोगों को राय देने का विकल्प भी दिया गया है। इसमें पेच ये है कि जब कोई भी आम व्यक्ति राय देने के लिए इसे आगे भेजेगा तो ईमेल आईडी तो उसकी जाएगी, लेकिन राय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जाएगी, जो वक्फ बिल के विरोध में है। हालांकि इस मैसेज को एडिट करने का विकल्प भी दिया गया है, यानी अगर लोग चाहें तो पहले से लिखे पूरे मैसेज को डिलीट करने के बाद अपनी राय लिख सकते हैं। इसके बाद जो सर्वे वाला ईमेल भेजा जा रहा है वो उस जेपीसी को जाता है जिसके पास वक्फ संशोधन बिल का ये विषय है, जबकि इसकी एक कॉपी वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई ईमेल आईडी पर भी जाती है। अब इस ईमेल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मैसेज है और क्यूआर कोड वाला एजेंडा क्या है, हम आपको पहले इस पर एक डेमो दिखाते हैं। इस तरह का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक क्यूआर कोड दिया गया है। अब इस क्यूआर कोड पे अगर आप जाते हैं तो क्या नजर आता है, ये देखिए क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया, उसके बाद ये क्यूआर कोड मुझे यहाँ पर लेकर जा रहा है। इसको आप उर्दू में देख रहे हैं तो मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ। अब ये पेज एक यहाँ पर खुल जाता है
इसके जरिए यह बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को आप अपनी प्रतिक्रिया यहां से दे सकते हैं। अब कैसे देना है, इसके लिए आपको अपना जीमेल खोलना होगा। ओपन जीमेल का लिंक मैं ओपन कर दे रहा हूं। इसके बाद जीमेल की तरफ ये लिंक आपको ले जाता है। अब ये खुल गया मेरा जीमेल। अब यहां पर एक मैसेज जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो क्या है, ये जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पूर्ण रूप से अस्वीकरणीय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें। माननीय संसदीय समिति के सदस्यगण, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। ये विधेयक मौलिक अधिकारों, इस्लामी चैरिटी कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण परिचालन अक्षमताएं भी हैं। यदि यह विधेयक पारित होता है तो अधिकतम वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के हाथों में चला जाएगा। इन संपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत और पुनर्निर्धारित करके घटा दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अपारदर्शी, पक्षपाती और अक्षम संरचना स्थापित की जाएगी। ऐसा कानून संविधान में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। मैं आपसे इस विधेयक को तुरंत रद्द करने का अनुरोध करता हूं। ये राय यहां पर लिखी हुई आ रही है, यानी बाय डिफॉल्ट ये राय लिखी हुई आ रही है। अब जो कोई भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके जीमेल पर वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय दे रहा है, उसको ये मैसेज लिखा लिखाया मिल रहा है। यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है वही आपकी राय बनकर संसदीय समिति के पास पहुंच जाएगी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक सामान्य सर्वे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सर्वे में एक फर्क नजर आएगा। जैसे सामान्य सर्वे में सीधे लोगों से राय ली जाती है, जबकि वक्फ बिल वाले इस सर्वे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैसेज पहले से लिखा हुआ है। किसी सामान्य सर्वे में विरोध करना है या समर्थन, ये लोग खुद तय करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सर्वे में विरोध वाला विचार पहले से लिख कर दिया गया है। किसी आम सर्वे में लोगों को हाँ या ना का विकल्प दिया जाता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सर्वे में क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद सीधे ईमेल भेजने का विकल्प है, जिससे ये बात सीधे जेपीसी तक पहुंच जाएगी कि देश के ज्यादातर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहते हैं। इस सर्वे पर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके के जरिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये क्यूआर कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस पर्सनल बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, उसी राय को हम लोग जो जेपीसी को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है। यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। पूरा जो वक्फ एक्ट का मंशा बनी हुई थी पहले, उसे पूरे उसके उलट है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी राय में सही है जो इन्होंने मेल भेजा है, वो एकदम ठीक है। हमारी कौम को ये चाहिए जितने भी जागरूक लोग हैं मोबाइल चलाते हैं वो अभी और इसी वक्त लग जाएं कि उस बारकोड सबके मोबाइल पे पहुंच भी चुका है, नहीं हो तो अभी और पहुंचा दिया जाएगा कि उसके फेवर में वो वोट करें। वैसे जिस वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे कराया जा रहा है, उस पर आज संयुक्त संसदीय समिति की चौथी बैठक हो रही है। लेकिन अब तक की मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया है, इसका एक क्विक रिकैप हम न्यूज मित्रों को भी दिखाते हैं।
जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जिसकी शुरुआत विपक्ष और सत्ताधारी दल के कुछ सांसदों की तीखी बहस के साथ हुई थी। बहस का विषय ये था कि असल में वक्फ बोर्ड पर कानून की जरूरत है या नहीं। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि इस विषय पर मुस्लिम पक्षों और लोगों की राय लिया जाना जरूरी है। इसके बाद दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई। 8 घंटे तक चली इस बैठक में कई मुस्लिम पक्षों के विचार सुने गए और उनकी ओर से यह कहा गया कि वक्फ बिल का विषय धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है। फिर तीसरी मीटिंग 5 सितंबर को हुई, जिसमें उन विभागों और मंत्रालयों ने अपना पक्ष रखा जिनका वक्फ के साथ जमीन का विवाद है। इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि 7 बड़ी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड से विवाद चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि 8 संपत्तियों पर वक्फ के साथ जमीन विवाद है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि दिल्ली में डीडीए और वक्फ में 138 संपत्ति पर विवाद है। इसीलिए बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि वक्फ की दादागिरी बंद होनी चाहिए, जबकि विपक्ष इसके विरोध में है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से बात करें, बाहर भी दिल्ली से निकल करके राज्यों में जा कर के, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी को रेफ़र किया है तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर के आएँ जो वक्फ का जो पर्पज है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉयस हो, चाहे चैरिटेबल हो, उसका गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, खवातीन को, बच्चों को एजुकेशन हेल्थ के लिए मिल सके। हम लोगों को टाइम दिया गया है कि अगले सेशन तक हम इस कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करें पार्लियामेंट को। अब देखते हैं कि कितना हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मेमोरेंडम्स दिए हैं। उन सारे मेमोरेंडम्स को एग्जामिन करना, उसका ऊपर नोट बनाना, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना, डिस्कशन करने के बाद में फिर रिपोर्ट बनेगा। वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया। कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया, कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। सत्ता में अब एक और धर्म क्लेश की बात कर लेते हैं, जिसकी गर्मी इस वक्त शिमला के लोग महसूस कर रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल के बाद अब शिमला में ही एक और अवैध मस्जिद पर हिंदू संगठन के लोगों का आक्रोश भड़क गया है। कल हमने आपको दिखाया था कैसे शिमला में एक 5 मंजिला मस्जिद के गैरकानूनी विस्तार को लेकर शोले भड़के थे। इसकी आंच सड़क से सियासत तक अब भी महसूस की जा रही है। लेकिन इसी बीच संजौली से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर कसुमपट्टी में एक मस्जिद को लेकर नई महाभारत शुरू हो गई है। आरोप यह है कि कसुमपट्टी में एक ऐसी मस्जिद चलाई जा रही है जो घर की जमीन पर है, जिसका निर्माण चुपके चुपके किया जा रहा है। और अब इसी को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़क पर आ गए हैं। कसुमपट्टी में भी इस अवैध मस्जिद के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। आरोप है कि जिस तरह से कसुमपट्टी में मस्जिद चलाई जा रही है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। आरोपों के अनुसार जमीन को घर बनाने के लिए लिया गया, लेकिन अब चोरी छिपे वहां मस्जिद चलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अभी वहां पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है और रोज 100 से ज्यादा लोग इलाके में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब हिंदू संगठन की मांग है कि तुरंत इस अवैध मस्जिद को हटाया जाए। इसके विरोध में लोगों ने इस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा भी पढ़ा, जैसे शिमला के संजौली में देखने को मिला था। यहाँ पे एक अवैध रूप से मस्जिद चल रही है। मतलब पिछले 4-5 सालों से इसमें गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। उससे पहले यहाँ पे मस्जिद नहीं होती थी। ये मकान वक्फ बोर्ड ने सदीक मोहम्मद को के घरवाली के नाम से, मुमताज़ बेगम के नाम से लीज पे दी हुई थी प्रॉपर्टी, परंतु उनके बच्चों ने आके इसको कुछ बाहर से आए हुए लोगों को सेल आउट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ये गतिविधियाँ शुरू हो गई। हम चाहते हैं प्रशासन इस चीज़ को
शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पर कार्रवाई करे और इस अवैध गतिविधि को यहाँ से हटाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा जो इशू है यहाँ पर मस्जिद को लेकर ही हमारा भी इशू है। जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग का जिस तरह से जो ढांचा खड़ा किया है, ये यहाँ पर जो है अवैध तरीके से मस्जिद जो है चलाई जा रही है। शासन भी हमारे पास आया है। एसडीएम मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें 1 से 2 दिन का समय दिया जाए, तो हम इसके जो है कागज़ जो भी इसकी कार्रवाई होगी उसका स्टेटस हम जो है पता करते हैं। वक्फ कानून और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद पर मचे क्लेश के बाद जाति वाले क्लेश की बात करते हैं, जिसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। कल यूपी में एनकाउंटर पर जाति वाला क्लेश था, आज इसका एक्सटेंशन हो गया है और नियुक्ति में अपने लोग और अपनी जाति वालों पर सियासत शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से। अखिलेश यादव ने आज सुबह लिखा, 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? इस पोस्ट के जरिए जाति वाली राजनीति पर अखिलेश ने नया हमला किया, जिसमें एनकाउंटर से अलग वो जाति वाली नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने इन दोनों एंगल पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले ये समझते हैं कि एनकाउंटर में जाति वाली पॉलिटिक्स का कितना एक्सटेंशन हुआ है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कल अखिलेश यादव ने जाति वाले सवाल उठाए थे। आज समाजवादी पार्टी के नेता मंगेश यादव के घर पहुंच गए और अखिलेश यादव के आरोप को दोहरा दिया। सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि आरोपी दुर्गेश सिंह के सत्ता पक्ष के गहरे लिंक हैं, इसलिए उसे सरेंडर का मौका दिया और मंगेश यादव की जाति देखकर जान ले ली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मंगेश यादव की जाति देखकर एनकाउंटर हुआ? इसमें तथ्य यह है कि इस लूट में 1 ब्राह्मण, 2 मुसलमान, 3 ठाकुर और 4 यादव शामिल थे। यानी ये बात तो है कि मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह ने सरेंडर किया और मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। लेकिन मंगेश यादव के अलावा 3 और यादव थे जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ। मंगेश यादव की मां के आरोप भी गंभीर हैं, जिसमें वो ये दावा कर रही हैं कि उनके बेटे को पूछताछ के बहाने पुलिस ले गई और फिर मार दिया। हमारे लड़किया हमारे लगे से उठा के ले गए, पूछ पाछ के 2 बजे रात के कहाँ छोड़ देता है। चाहे जे हो, हमारा लड़किया गलती नहीं आई के है। अब एक तरफ मंगेश यादव की मां के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ जाति पर बटी हुई राजनीति। समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हमलावर है, तो बीजेपी इसे जाति के चश्मे से नहीं देखने की सलाह दे रही है। इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, तो उठ रहे सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। ठाकुर अपराधी नहीं मारे गए हैं? क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं मारे गए हैं? क्या मुस्लिम अपराधी नहीं मारे गए? किस समाज के जो भी इस तरह के दुर्दांत अपराधी हैं, जो समाज के लिए कलंक हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधियों को जाति में विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदैव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। जो एसटीएफ की टीम है, आखिर ये पिछड़े दलित और मुसलमान को ही क्यों मार रहे हैं? क्या उस टीम में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पत्नियां भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया है? तो वो सरकार के कहने पर हत्या कर रहे हैं, वो यादव की हो, मुसलमान की हो, दलित की हो या पिछड़े की। ये इनकाउंटर ही नहीं है, ये हत्या है और शुद्ध हत्या है।
अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम कुर्सी करना चाह रही है। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर और पुलिस मुठभेड़ के दम पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का दावा करते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर में पीडीए का एंगल दिया है। इसी फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया और इसी के जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर की भी सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। उनका आइडिया भी उन्हें सीएम योगी के बयान से ही मिला है, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। इसमें उन्होंने महिला से बदसलूकी के मामले में 2 आरोपी, जिसमें एक यादव और एक मुसलमान था, उसके नाम बताए थे, लेकिन बाकी आरोपियों के नाम नहीं बताए थे। दरअसल अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव वाली राजनीति कर रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब वीर बहादुर सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे। तब यादव जाति के कई लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। मुलायम सिंह ने इसे मुद्दा बनाया, चौधरी चरण सिंह का उन्हें साथ मिला और वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए थे। यूपी में एनकाउंटर का इतिहास काफी पुराना है और खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने खुद के एनकाउंटर की कोशिश का आरोप लगाया था। यूपी की राजनीति में यह किस्सा काफी मशहूर है। 1981 में मुलायम सिंह यादव पर डकैतों से संबंध होने और हत्या का आरोप लगा था, जिसके आधार पर पुलिस को मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर का आदेश मिला था। वीपी सिंह उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव का नाम एनकाउंटर लिस्ट में डलवाया था। मुलायम सिंह यादव को जब इसकी जानकारी लगी तो वो यूपी से दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्होंने चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की। चरण सिंह ने उन्हें विधान मंडल दल का नेता नियुक्त कर दिया। फिर जिस पुलिस को उनके एनकाउंटर का काम मिला था, वही उनकी सुरक्षा में लग गई और मुलायम सिंह यादव की जान बची। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए थे, एनकाउंटर के डर से मुलायम सिंह यादव कार से नहीं बल्कि साइकिल से ही यूपी से दिल्ली चले जाते थे। उन्हें अपने घर के बदले काफी दिनों तक चौधरी चरण सिंह के घर पर रहना पड़ा था। यूपी में एनकाउंटर का इतिहास काफी पुराना है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एनकाउंटर की खूब चर्चा होती है, ऐसी चर्चा वीपी सिंह के दौर में भी होती थी। एनकाउंटर में जाति वाले क्लेश के बाद अब अपॉइंटमेंट में जाति वाले क्लेश को देखते हैं। अखिलेश यादव पीडीए को आगे कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जातिवादी साबित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ अपनी ही जाति के अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें ही पावर भी दी जाती है। यूपी सरकार में 3 बड़े चेहरे उसी जाति विशेष के हैं। यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह, यूपी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, एसटीएफ के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। यानी ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में मिली पीडीए वाली ऊर्जा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ को जाति पर घेरने में कर रहे हैं, जिससे सरकार को पीडीए विरोधी साबित करने में उन्हें सफलता मिल जाए। वैसे विकास दुबे एनकाउंटर केस में उन्हें राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह के बीच जाति देखकर एनकाउंटर और नियुक्ति वाले मुद्दे से उन्हें वोटों की काफी उम्मीद है। सत्ता में अब बात चुनावी राज्य हरियाणा की, जहां आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग कार्यक्रम की चर्चा काफी ज्यादा रही। देश के 2 रेसलर आज कांग्रेस में शामिल हो गए और पहलवानी के अखाड़े वाले ये दोनों पहलवान अब चुनावी अखाड़े में दांव लगाएंगे। विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर सदस्यता ली। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के थोड़ी देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि विनेश फोगाट को जुलाना सीट से टिकट दिया गया है, जबकि बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। सवाल है कि विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से वोट गणित कितना बिगड़ेगा। इन सवालों के जवाब भी कुछ आंकड़ों और कुछ समीकरण से आपको आगे देंगे। लेकिन देखिए आज कैसे दोनों पहलवानों ने बीजेपी पर शब्द बाण चलाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस ने पहलवानों के आंसू पोंछे, बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने हमारा साथ दिया।
मुझे कांग्रेस से जुड़कर गर्व है। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। बुरे वक्त में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, अब कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा में चुनावी संग्राम छिड़ा है। वेलकम। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। एक देश को मूवमेंट देने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं और ये देश की महिलाओं, युवाओं सबको प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। सवाल है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस में शामिल होना पहले से तय था, आज सिर्फ औपचारिकता भर हुई है। इसे समझने के लिए 2 दिन पहले की तस्वीर देखिए, जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी से दोनों पहलवान मिले थे। उसी समय से इनके कांग्रेस में आने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि थोड़ा और पीछे जाएं तो कांग्रेस और इन दोनों पहलवानों के बीच राजनीतिक रिश्ते की कहानी और भी स्पष्ट हो जाएगी। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उसके बाद जब वो लौटी तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा खुद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस से जुड़ने से पार्टी को जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। विनेश और बजरंग दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा 22% है। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनावी जीत की रणनीति बनाई है। इसके अलावा उनकी अपनी भी लोकप्रियता है, जिसे पहलवानी से उन्होंने हासिल किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A अब इतिहास बन चुका है और इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता है। इस संकल्प पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर, कॉलेज छात्रों को 3000 सालाना भत्ता, भूमिहीन किसानों को जमीन, सोलर लाइट, 10,000 की सब्सिडी जैसे कई पॉपुलर वादे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर बीजेपी के इस संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कहा कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दो 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। इस 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है।
धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। जम्मू कश्मीर की चुनावी सियासत से अब बिहार की अटकलों वाली सियासत की तरफ चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पाला न बदलने वाले बयान का रिपीट टेलीकास्ट किया। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के 2 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। इसी मुलाकात में सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार ने कहा, हमने 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की थी, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, हम अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते। इस बयान के जरिए नीतीश कुमार ने एक तरह से उस भरोसे को रिन्यू कर दिया जिसमें हमेशा उनके पलटने की आशंका रहती है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर कहीं आरजेडी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। आज के बयान से नीतीश ने फिर क्लियर किया कि अब वो नहीं पलटेंगे। एक बार नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए, फिर ये भी बताएंगे कि उन्हें ना पलटने वाली बातों को बार बार रिन्यू क्यों करना पड़ता है। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छप वही करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ। दरअसल 3 सितंबर को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। ये बैठक 30 मिनट तक चली। वैसे तो इस बैठक का एजेंडा सूचना आयुक्त की नियुक्ति था, लेकिन अटकलें लगने लगी कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार पहुंचने का कार्यक्रम फिक्स था, लेकिन उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके घर जाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जाने लगे कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिल रहे हैं और वो पलट सकते हैं। पटना से दिल्ली तक इसकी चर्चा होने लगी, जिसके बाद ये सफाई आई कि जिस वायरल वीडियो पर नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा हो रही है वो दरअसल पुराना है और 2022 का है। इसके बाद पटना पहुंचे जेपी नड्डा सीधे नीतीश कुमार से मिलने गए और दोनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। चाहे लाख सफाई दे दें, लेकिन जनता को विश्वास नहीं होता है। अब बिहार की जनता कर रहा इंतजार, अब जल्द बने तेजस्वी सरकार, इसके लिए बिहार है तैयार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का जो गठबंधन है वो बिहार के इतिहास, विकास का इतिहास लिखने के लिए गठबंधन है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।